नहीं वो देख रही थी कि आएगा नहीं, चल जल्दी कर देते हैं। चलो तमाम रिकवरी चैप्टर पे वर्ड मार्क करना। थ्योरी पर्सपेक्टिव का चैप्टर अच्छा है, पूछ लेगा ऑफिस में। आईटीसी वाला भी अपने इम्पोर्टेंट का है ना। हाँ आईटीसी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईटीसी सप्लाई का चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। टाइम में भी हो सकता है। हाँ नहीं नॉर्मल सप्लाई सेक्शन 7 वाला सप्लाई कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ सप्लाई वाले चैप्टर से सारे रिवर्स चार्ज है सब आएगा इसमें से, और तो कहाँ से ही आ जाएगा। जो ये सब थे ना हमने जो कल पढ़ा, एक दो चैप्टर कुछ होते जो इतने मेन टॉपिक्स हैं, ये वाले चैप्टर में से भी काफ़ी पूछ लेते हैं। जब अगर उनको थ्योरी पूछना होता है तो इसमें से पूछते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस तो ठीक है रहने दो, नीचे पढ़ लेते हैं। 73 सेक्शन से डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिसयूज और सप्रेशन। लंबी थोड़ी डेफिनेशन जो उन्होंने दी है इसमें उन्होंने बोला क्या हुआ एग्जैक्टली कि व्हेन एट टाइम्स यू हैव टू पे द मनी। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, आपने नहीं किया तो क्या करेंगे वो लोग, इवेंचुअली आपसे डिमांड करेंगे कि भाई क्या क्या मनी है जो आपने पे नहीं किया है पर आपको करना है, दैट इज डिमांड्स। रिकवरी इज द अमाउंट ऑफ रिफंड्स जो आपको उनसे लेने के। तो ये दोनों तरीके का अराउंड रिवॉल्व हुआ है चैप्टर। तो पहला उन्होंने बोला कि आपने कोई भी टैक्स जो है वो कम पे किया है या तो नहीं पे किया है, नॉट पेड और शॉर्ट पेड, या तो कोई रिफंड है जो आपने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, कोई तरीके से एक्स्ट्रा क्रेडिट अवेल कर लिया है। When it appears to the proper officer that any tax has been again कोई not paid, short paid, erroneously paid, wrong availment and utilization of ITC, आपने इसमें से कोई भी तरीके से यूज़ किया, ठीक है, मतलब टैक्स कम पे किया है, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC मतलब कि हमने जैसे पर्सनल बिल भी लगा दिए, टाइम कोई लिमिट आपने देखी नहीं, या तो आपने ITC सिर्फ टैक्स की तरफ यूज़ होता है, आपने कोई पेनल्टी इंटरेस्ट की तरफ यूज़ कर लिया, कोई भी तरीके से आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, तो इन दैट केसेस इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन फ्रॉड। ये अदर देन फ्रॉड है, फ्रॉड का सेक्शन 74 है शायद, तो ये 73 सेक्शन अदर देन फ्रॉड का है, ठीक है। तो अगर आपने ये इसमें से कोई भी गलती की है जिसकी वजह से आपकी जो सिर्फ एक गलती है और इट्स नॉट सम फ्रॉड और विलफुली आपने नहीं कर रहे काम, तभी भी आपको लेकिन इवेंचुअली इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो नबला अगर ऐसा कुछ आपने किया है, यू शैल सर्व नोटिस ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स व्हिच हैज नॉट पेड, which has not been so paid or which has been short paid or to whom different errands requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest thereon under section 50 and a penalty liable। ऐसा समझ कि आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि जो तूने अमाउंट नहीं पे किया है वो तुझे क्यों नहीं पे करना है, उस पर क्यों इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए और उस पर क्यों पेनल्टी नहीं पे करना है कि क्यों मतलब हमें पे करना चाहिए। शो कॉज नोटिस में क्या होता है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है शो कॉज नोटिस कि तूने वो काम नहीं किया ना, तो बता क्यों नहीं किया, अगर तेरा रीजन सही होगा तो फिर हम चला लेंगे, ठीक है। वो हमसे बहुत छोटी ओपिनियन है। हाँ 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 ठीक है, शो द कॉज कि वाई नॉट पेड, ऐसा शो कॉज नोटिस, बढ़िया। द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। ये वाले पॉइंट को होल्ड करके आपको ये 3 months किसका है वो देखना पड़ेगा, 3 months अभी तुमको नहीं पता। थर्ड पॉइंट, व्हेन नोटिस हैज बीन इशूड फॉर एनी पीरियड अंडर सबसेक्शन 1 द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, ब्ला ब्ला। तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या बोला, मान लो तुमने जुलाई का टैक्स नहीं पे किया, उसके लिए तुम्हें क्या मिला, नोटिस मिला, ठीक है। अब है ना दोबारा तुमने, हम जब चेक कर रहे थे जुलाई का चेक कर रहे थे तो चेक किया, अरे इसने तो अगस्त का भी पे नहीं किया, अरे इसने सितंबर का भी पे नहीं किया, राइट। तो मैं दोबारा आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजोगी ना, एक बार शो कॉज नोटिस भेज दिया, वो सेम गलती की वजह से आपने दोबारा आपकी गलती पकड़ी गई है तो दोबारा मैं भेजूंगी, वो होगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं पहले आपको शो कॉज नोटिस होगा, फिर होगा स्टेटमेंट विच इज विल बी इफ द रीजन इज सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाला, ठीक है। ये डब्बे के अगले डब्बे में वो दोबारा एक्सप्लेनेशन है, एक बार वो रीड कर लेना। नेक्स्ट वाला डब्बा पढ़ लो मेरे से। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, हाँ। फोर्थ पॉइंट आगे समझ, अर्षद पढ़ लिया।
जोन ही कर देता है, सीन जोन ही कर देता है मेरे को। नहीं अरे पढ़ रहा था मैं लास्ट टाइम बोला सोच रहा था सीन जोन नहीं होता कि हम लोग को नहीं पता। सीन करके छोड़ देता है। हाँ, जो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के रिप्लाई नहीं किया। सीन जोन तो करेगा उसका। जैसे फ्रेंड जोन होता है वैसे सीन जोन होता है। अच्छा तुम जेन ज़ी जोन है, मिलेनियल्स खत्म हो गए। कुछ नहीं है आपका यहाँ पे। अरे तुमको ठीक है, मैं अपने आप बनाई हूँ, यही काम रह गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ लिया। फिफ्थ, द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस or as the case may be, the statement under this pays the amount tax along with the interest payable thereon under section this on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax is ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment। मतलब क्या हुआ कि ये देखो बिफोर मार्क किया है, फर्स्ट लाइन में बिफोर मार्क किया कि आपको सर्विस ऑफ नोटिस के पहले ही आपने पे कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैंने कम टैक्स पे किया या शॉर्ट पेड या रॉनियसली पेड या जो भी वो पंगे पुंगे मैंने कर दिए, गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ का पता ना मुझे खुद ही लग गया है कि शायद कुछ है, प्रॉब्लम है और इसमें अगर पकड़े गए तो फिर लग जाएगी। तो हमने क्या किया ना, हमने जो भी बचा हुआ बैलेंस था वो पे कर दिया, इंटरेस्ट भी उस पर लगना था वो पे कर दिया, पेनल्टी नहीं पे की क्योंकि पेनल्टी हम अपने आप कैसे पे करेंगे, तो बैलेंस और इंटरेस्ट पे कर दिया। आपको ये बोला गया है कि आप है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें, आपने ये पे पेमेंट कर दी, उसके बाद जाके बता दो कि सुनो सुनो मैंने चोरी करी थी लेकिन मैंने सामान वापस रख दिया। ठीक है, अब ये होगा, अगर तुमने बता दिया तो क्या होगा, वो इवेंचुअली और चेक करेगा, राइट। सो प्रैक्टिकली दैट इज द थिंग। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आप बता दो ताकि वो उस गलती पर आप पर दोबारा इंटरेस्ट या पेनल्टी ना लगाए। ठीक है, सो इफ यू हैव पेड बिफोर द नोटिस टेल देम दैट सो दैट दे वोंट अप्लाई अ पेनल्टी ऑन यू अगेन। ठीक है, विच इज द नेक्स्ट डब्बे में भी यही लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये 6.8, द प्रॉपर ऑफिसर रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने पे कर दिया है, शैल नॉट सर्व एनी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी द स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेस सो पेड और एनएलडी पेड पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। बढ़िया। 7th पॉइंट कहता है बट द प्रॉपर ऑफिसर्स ऑफ द ओपिनियन दैट द अमाउंट पेड अंडर 5, ऊपर वाला अभी जो हमने खुद पे किया था है ना, अंडर 5 again falls short of the actual payable, he shall proceed to issue notice as provided in respect of such amount which falls short। बढ़िया, आपने खुद पे करके भी पे कम पे किया है तो दोबारा से नोटिस में मतलब भेजा जाएगा आपको। यहाँ तक ठीक है। अगला पॉइंट, when an officer when any person chargeable with tax under subsection 1 or 3 pays the said tax along with the interest payable thereon under section 50 within 30 days of the issue of notice। ये मार्क करना, ये पॉइंट काम का है। क्या काम का है, हमने कहा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप पर क्या लगती है, पेनल्टी। पर अगर आपके पास नोटिस आया और 30 दिन के अंदर अंदर आपने सारा मैटर्स उल्टा के पेमेंट कर दी तो आप पर इंटरेस्ट तो लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अगर विद इन 30 डेज तो नो पेनल्टी। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या इस वक्त हम अपनी गलती से हुई है, हमने फ्रॉड नहीं किया है, तब आप पर पेनल्टी नहीं लग रही है। अगर आप फ्रॉड करेंगे ना तो 30 दिन क्या 2 दिन क्या कभी भी आप पे करो, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, फ्रॉड नहीं किया इसलिए पेनल्टी नहीं लग रही है। इफ पेड इन 30 days नो पेनल्टी। अगला, द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज इक्वल टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपया विच एवर इज हायर। ये पेनल्टी 10% की पेनल्टी है, इंटरेस्ट नहीं है। 18% ये सिर्फ पेनल्टी काउंट करने का है कि 10% होगी ऑफ अमाउंट या 10,000, इंटरेस्ट नहीं है ना ये? नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट अलग से लगेगा, अलग से लगेगा। 10,000 की कम से कम पेनल्टी है। ये अगर एक्सेस ऑफ 30 दिन पेमेंट कर दिया। हाँ। अगला, the proper officer shall issue the order under section 9 within 3 years from the date of issue of furnishing of annual return for the financial year to which tax not paid or short paid or honestly paid। मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, ठीक है। अब तुमने ये गलती कर दी, इसकी तुम्हें पेमेंट तो करवाई जाएगी, तो ये पेमेंट कब तक करवाई जाएगी, यहाँ पर कितने साल के 3 ईयर्स, तो यहाँ पर प्लस 3 ईयर्स तक हमारे पास ये है कि आपको इसके लिए शो कॉज नोटिस भेजा जा सकता है। यानी कि उस साल की गलती के लिए अगले 3 साल तक तुम्हें डर के रहना पड़ेगा कि कभी भी शो कॉज नोटिस आ सकता है। उसके बाद पावर खत्म है। उसके बाद अगर तुमने गलती कर ली है और तुम बच गए हो तो वेरी गुड, तुम बच गए, ठीक है। पर अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें भी ना एक टाइम लिमिट दिया है, यहाँ पर 3 मंथ्स का।
जो याद है पिछला एक टॉपिक मैंने आपको छुड़वाया था ना, वो 3 मंथ्स, यहाँ पर 3 मंथ्स है कि अगर आपने कोई भी पेमेंट करी है, ठीक है, और ये शॉर्ट पेड नॉट पेड सारा कुछ है, 3 साल का टाइम है, तो नोटिस कब तक किया जाता है? 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस लास्ट वाला, ठीक है, इसके 3 साल, इसके 3 महीने पहले जाएगा। पॉइंट समझ में आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड डेडलाइन कभी दे देंगे। नोटिस चलो यहाँ तक ठीक है। अगला कहाँ तक कर लिया हमने? कर लिया 11.4 11th रह गए। अगर भाई पेमेंट आफ्टर 30 डेज मतलब वैसे एक और चीज़, जैसे 2 साल 9 महीने की हुआ 3 साल में 3 महीना बैक आया ना हम लोग, हमारा ये सेकंड Yes, point. नोटिस का पीरियड है कि देख second. 3 महीने। हाँ, तो 3 महीने जो नोटिस का पीरियड है वो वाला माइनस कर रखा है। हाँ, जो सेकेंड पॉइंट वाला पीरियड है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट, तो ये है वो 3 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट 3 साल है, 3 मंथ्स प्रायर टू टाइम लिमिट आप नोटिस दे सकते हो, ठीक है। ठीक है। ये 3 महीना हम इसलिए बैक आ गए, टाइम लिमिट 3 इयर्स था, 3 मंथ्स प्रायर टू लेकिन टाइम। क्वेश्चन आया था 2 साल 9 महीने। हाँ वो इधर लिखे हुए ना 10th वाला डब्बे में दोबारा देख 2009 3 साल भूल जाए ना, भूल जाओ। है ना? 3 साल। यहाँ तक ठीक है। अब अगला तुम्हारा ये 140 नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड एंड ऑफ अमाउंट पेबल अंडर एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना रूल तुम्हारा 142, ये रूल सिर्फ और सिर्फ नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली नोटिस का क्या टाइम होता है, कि किस हिसाब से। हाँ ये वाला फ्लो चार्ट हो गया ना? एक करने की जरूरत, हाँ हो ही गया, जरूरत नहीं। ये ऐसे नहीं होता। अजीब होता है। देखने नहीं लगा कोई गाड़ी। चल अब SCN में स्पेसिफिकली क्या किया गया? समरी ऑफ नोटिस एंड स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अंडरस्टैंड? नोटिस इशूड, जो आपको नोटिस मिल रहा है वो किस फॉर्म में? सिर्फ फॉर्म याद कर लो फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट का ए नोटिस इशूड, लास्ट में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म GST DRC 01। जो आपको नोटिस आएगा वो DRC 01 में आएगा, पेज नंबर 16.4 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो जाएगी वो याद है मैंने आपको बोला कि एक बार नोटिस दे दिया तो दोबारा सेम गलती के लिए स्टेटमेंट दे सकते हो, वो जाएगा नोटिस GST DRC 02 में, बढ़िया। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन ऑफ अमाउंट पेबल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस। आपने अगर क्या कहते हैं नोटिस भेजना है इसमें प्रॉपर ऑफिसर जो नोटिस भेज रहा है वो इस फॉर्म में भेजेगा। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या बात करें सेकंड पॉइंट में कि आपको जब बोला गया ना कि पेमेंट करो या नोटिस भेजा, नोटिस के पहले आपको एक कम्युनिकेशन आ जाती है कि कितना पेमेंट करना है, ठीक है, वो पहले ही बता देते हैं प्रिपेयर रहो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ये अमाउंट वो GST DRC 01A मार्क कर लो फटाफट से, वो बता देगा कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एज द केस में बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेल्स, सब कुछ बता देगा। नेक्स्ट सी थर्ड पॉइंट इन्फॉर्मेशन टू प्रॉपर ऑफिसर ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड इशुएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको अब यहाँ पर क्या हुआ कि तुमने कोई सारी पेमेंट कर दी, उन्होंने नोटिस भेज दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो लोग एक्नॉलेजमेंट भी देंगे ना कि सब कुछ मिल गया है, वो DRC 03 है, पढ़ लेते हैं यहाँ पर भी। ये हम देंगे एक्नॉलेजमेंट ना, नहीं वो देगा ना, हम ही नहीं देंगे भरने के लिए। इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर ऑफिसर है फ्रॉम, तो हम ही देंगे ना, हम ही कोई देंगे ना। नहीं लास्ट में लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट का। GST DRC 06 एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो DRC 04 में है, एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर ऑफिसर देगा, हम वो दे रहे हैं इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन कि हमने पेमेंट कर दिया, ऐसा होगा। पढ़ लेना इसको। वेयर बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट ऑफ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मेक्स द पेमेंट, हमने पेमेंट कर दी तो हम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस और एज द केस में भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद एवरीथिंग, मेरा पेमेंट हैज बीन मेड, सब कुछ का डिटेल दे देंगे। इन ही शैल इन्फॉर्म दी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट इन DRC 03। अगर आपने पेमेंट कर दी है वो DRC 03 में इन्फॉर्म कर दोगे, पेमेंट होने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट देगा DRC 04 में, करेक्ट। 4th 5th 6th पॉइंट कट कर दो।
चलेगा 7, 8, 9 भी काट। ठीक है, अगला अब यहाँ पर देखो फ्रॉड हो रहा है। 74 सेक्शन टॉक्स अबाउट वही सेम गलतियाँ हैं पर फ्रॉड कर रहे हो तुम। और अगर फ्रॉड हो रहा होगा तो फिर क्या तरीकों से कैसे काम चलने वाला है। ठीक है, सेम गलतियाँ हैं, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरॉनियसली पेड, रॉन्गली अवेलेबल, यूटिलाइजेशन, सब कुछ तो सेम। तुमने कोई गलतियाँ की, फ्रॉड तुमने करा है। अब अगर ये फ्रॉड हो गया तो इवेंचुअली होना क्या है, तो पहला अगेन यहाँ पर वहाँ पर पता है 3 महीने, यहाँ पर 6 महीने है। ये जो यहाँ पीछे से भी तो सेम ही लिखा था, वहाँ पर अच्छा अदर देन है, कोई अदर देन है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें 3 मंथ्स प्रायर था ना टाइम लिमिट के, यहाँ पर 6 मंथ्स प्रायर टाइम लिमिट के। और अगर तुमने फ्रॉड वाला किया है, अगर ये इसको फ्रॉड वाला टेबल बनाती हूँ मैं, तो यहाँ पर 3 मंथ्स नहीं, 2 नहीं आएगा, 4 ईयर्स 6 मंथ्स आएगा। यानी कि फ्रॉड के टाइम पे नोटिस देने का टाइम 5 साल है, पर किस हिसाब से 6 मंथ्स प्रायर टू द टाइम लिमिट। सेकंड पॉइंट में 6 मंथ्स लिखा, आगे आ जाएगा बाकी। थर्ड पॉइंट पे द नोटिस हैज बीन इशूड फॉर एनी पीरियड अंडर सबसेक्शन 1, द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व अ स्टेटमेंट। दोबारा वही सेम लिखा हुआ है कि एक बार अगर नोटिस आया तो दोबारा भेजना है तो स्टेटमेंट भेजी जा सकती है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोला हुआ है अगेन, अगर आप वो बिल्कुल मिस स्टेटमेंट और ये सब आपने किया है, हमने ये पढ़ रखा है ना, शायद सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, तो ये आपके सारे पास वो नोटिस आए और वो नोटिस के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि पेनल्टी लगेगी कितनी, 15%। 31 दिसंबर से स्टार्ट करके है ना ये महीना। ये भी बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस है। पिछले वाले में था अगर बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं, इसमें हाँ, भी पेनल्टी इसमें पे है। कर। इसमें सब में पेनल्टी लगेगी क्योंकि फ्रॉड ही किया है ना तुमने। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मे बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस and that's in this along with interest and penalty at 15% of tax, सब कुछ पेमेंट करके और इन्फॉर्म कर देगा। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है अगर अभी तुमने कम पे किया है तो वो और पैसे मंगवा देगा अप टू, तो 5, 6, 7 पॉइंट्स यहीं पर डन। डिमांड ऑर्डर का होता है, डिमांड ऑर्डर आस्किंग फॉर पेमेंट, डिमांड यानी कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उसका ऑर्डर ऑर्डर दे रहा है, मांगने का वसूली। ठीक है, पक्का। अगला 8वां पॉइंट है जिसमें क्या बोला कि अगर तुमने वो 30 डेज वाला था ना, ये जो 4 साल 6 महीने है, ये डिमांड ऑर्डर का टाइम है। नोटिस का टाइम है। हाँ, डिमांड ऑर्डर का टाइम है, दोनों बोल सकते हैं। हाँ, दोनों इधर बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं ना। नोटिस में बोल क्या रहे, पैसा ही तो मांग रहे हैं। शो कॉज नोटिस में तो नोटिस है ना कि बताओ क्यों बोल रहे हो। हाँ, पर नोटिस शोकास नोटिस में नोटिस है कि बताओ क्यों पे नहीं किया, जो पे करना है, तो वो दोनों 6 चीजें। महीने है वो है आपका मेरे हिसाब से डिमांड नोटिस ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर पेमेंट करनी है। पेमेंट तो जब नोटिस किया उसी के 30 दिन में करनी है। मैं तभी तो बार बार बोल रही थी कि नोटिस का टाइम अलग होता है और पेमेंट का टाइम अलग होता है, वो अलग चीज़ है जो तू सोच रहा है। तो 30 डेज और मैं सोच क्या रहा हूँ 16.3 पे ना फ्लो चार्ट है, एक बार उसको देखो। नहीं वो तो ठीक है, देखो देखो मैं पहले देखो हाँ। कि 4 साल 6 महीने है ना हाँ, हाँ, हाँ। 6 महीने 7 महीने के अंदर मैं पेमेंट करूँ। नहीं, करनी वो नोटिस देने का टाइम। मैं तभी देखो दोबारा बता रही 4 हूँ, नहीं समझ गया तो 4 साल 6 महीने में नोटिस आया। देखो नोटिस 4 साल 6 महीने में नहीं आया, ये नोटिस देने की लास्ट डेट है, लिमिटेशन पीरियड है ये। मैं इसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ सर कि इस टाइम में लग रहा है तो हम 4 साल 6 महीने तक मैक्सिमम दे सकते हैं। हाँ, और अगर इसी टाइम पे नोटिस दिया कभी भी दे दिया बीच में। तो कभी भी नहीं दे दिया इसी टाइम पे अच्छा, इसी time पे 4 साल 6 महीने में नोटिस दिया हाँ। तो पेमेंट करने का टाइम क्या है? 30 दिन। वही तो बोला मैंने इससे पहले जब आपने मना क्यों किया मेरे को। नोटिस ये वाला के कितना? बाद 30 दिन बस। 30 दिन ना नोटिस के बाद 30 दिन, जब भी नोटिस आया उसके 30 दिन। 2 साल 9 महीने के अंदर नोटिस दे सकते हैं। वो तो 6 महीने के ये वाला मैं कर रहा हूँ। 6 महीने बस दिए हैं, वो तरीका उनका वो लिमिट ये यार है। जीएसटी का ये प्रोविजन है ये 3 साल कि टाइम notice लिमिट इज prior 6 मंथ to प्रायर टू द लिमिटेशन पीरियड, ऐसा कि आपको नोटिस आ अच्छा, जाएगा ये तब तक, वाला क्योंकि फिर नोटिस का पीरियड है ये? हाँ, इधर भी आप सोचते हैं। तभी तो मैं बता रही थी बार बार कि आपको एक नोटिस फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। आप हर टॉपिक का तो नहीं कराते, इसका आप नहीं करते। इसका भी मैंने बनाया ही तो था यार। अभी के लिए ये मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, जब हमने फ्रॉड करा, नहीं फ्रॉड भी वो पिछले वाले का आ जाए एक बार, हाँ। अदर देन फ्रॉड वाले को,
हमने कोई पेमेंट नहीं दी, मतलब कोई भी पेमेंट हमारी रह गई, तो हमें जो नोटिस आएगा वो उसमें लिखा हुआ पहले कि 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस भेजेंगे वो हमें। कितने महीने नहीं यार, जो ये 3 महीना है ये हमारा इस 3 महीने 2 को इयर्स 9 महीने है, हाँ तो हमारा जो टाइम है वो 2 साल 9 महीने है, हाँ उसके अंदर अंदर वो हमें नोटिस भेजेंगे। जो यहाँ पर नोटिस लिखो शोकस नोटिस ही है ना सिर्फ, हाँ। कोई सिंपल नोटिस तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमें उन्हें नोटिस भेजे, तो अगर वो हम वो नोटिस भेजने से पहले या उसके नोटिस भेजने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है ना। और अगर हम शो कोर्स नोटिस के 30 दिन बाद करते हैं तो उसमें पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट है। हाँ तो पर यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ था ना, तुमने ये देखो हाँ जैसे जो 4 साल अरे 2 मिनट ये वाले पूछना है, 2 मिनट तो रुको तो यार, दूसरे टॉपिक में आ रहा है, ये पीछे वाला तो कुछ हुआ है, ये देखो ये पीछे वाले में ना इसमें लिखा हुआ है आफ्टर 30 days ऑफ ड्यू डेट बट बिफोर इशू ऑफ शो कोज नोटिस। ये 30 डेट ऑफ ड्यू डेट कौन सी है? जब उसने खुद भर दिया, उनका नोटिस नहीं आया, तेरे को खुद पता लग गया कि तेरे ने कुछ पैसे कम भरे हैं और तू खुद आगे भर देता है। अरे ये 30 दिन कौन सा है ना, आफ्टर ड्यू ये डेट तो 30 दिन वो है जब पेमेंट करनी होती है तुम्हें, टैक्स की पेमेंट, एनुअल रिटर्न की पेमेंट, डेट्स कौन सी होती है? 31 दिसंबर। हाँ। उसके 30 दिन बाद उसके 30 दिन बाद तूने पेमेंट किया। अच्छा उसके 30 दिन से इसलिए पहले मैं मैंने बोल रही हूँ, ये पेमेंट वाला कर रहने दी। दो, ये चार्ट वाले रहने दो, अच्छा वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गया, बस ये खाली शो कोज नोटिस और नोटिस में डिफरेंस का वो है। 3 महीने में वो काफ़ी लोग हैं फालतू आ रहा है। उन्होंने वो बोला ऐसा है ना 3 months प्रायर टू टाइम लिमिट। आपको तब नहीं पता लगा जब वो उधर से उठ के इधर आ गई कि चिड़ी। नहीं वो तो चेयर में कल बोल रही थी, ऐसे नहीं करते वो बाजू में बैठ के खुंदक निकाल ली, तेरे को क्या लगता है? हाँ हर्षित मेरा और आई है सर कंफ्यूजन। साबुन रखी है उसमें जैसे यहाँ तक साबुन भी आ जाता है। कहाँ तक पढ़े आपने? राइट साइड से लेना है। कहाँ गए? 16 कौन सा चार्ट है? 8 तो हो गया ना कि मतलब हाँ 25% मैं बता रहा हूँ कि हो गया मेरे को आ अगर जाएगा, मैं पढ़ लिया होगा सब कुछ। अच्छा चलो बस अब तुम्हारा यहाँ पर अगर 15% पेनल्टी अगर तुमने 30 दिन के पहले या नोटिस के पहले करा, अगर नोटिस आ गया उसके 30 दिन के भी बाद पेमेंट करी तो पेनल्टी 25% लगेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट यू हैव, अब यहाँ पर जैसे इधर 2 साल दिया था ना, 3 साल दिया था, यहाँ पर 5 years दिया हुआ, ठीक है। 9th वाले में वही लिखा हुआ है कि पेनल्टी ड्यू आप पेमेंट कर दोगे। Shall after considering the representation if any made by the person chargeable with tax determine the amount of tax interest and penalty due from such person। मतलब वो पेमेंट कर दो बस, ऐसा बोला हुआ है। और बाद में 5 साल वाला दिया हुआ है तुम्हें ये क्या कि मैक्सिमम टाइम लिमिट है। अब ना एक और यहाँ पर पेनल्टी है, वो तुम्हारी 50% वाली। When any person served with an order issued under this pays the tax along with interest payable thereon and security and a penalty of 50% of such tax has been credited to the 25% position of the आ गया आ 11 पे आ गया, 11 पे आ गया सही ये डब्बा नहीं खाया अगर उसने पहले अच्छा नहीं करना है, सॉरी ये डब्बा पहले पेनल्टी ज़्यादा, डब्बे को हाँ हाँ अगर पहले पेनल्टी ज़्यादा पे करती है तो प्रोसीडिंग अगर उससे पहले करे 15 दिन कम्युनिकेशन इशू ऑफ नोटिस क्यों डब्बा क्यों बिठाया आपने? डब्बा क्यों बिठाया है? काम का नहीं है ना। काम का नहीं है। जीएस को भी भर लो खाली करके। इसको पॉज कर दिया। जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर टैक्स का डिटरमिनेशन के प्रोविजंस है, कैसे एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे, यानी कि अब क्या हुआ कितना इंटरेस्ट पेनल्टी लगानी है, हमने देख रहे थे ना, आपने जितना टाइम नहीं पेमेंट किया उतना टाइम की इंटरेस्ट लगता है, उतना टाइम का पेनल्टी लगता है, वो भी हमने देखा। तो पर अगर आपने बीच में आपका कोई शो कॉज नोटिस आया या कोई ऑर्डर पास हुआ जिसकी वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है, उसका आपने अपील कर दिया तो उस टाइम पर वो टाइम रुक जाएगा,
कैसे? अपील चल रही है ना, तेरे ऊपर पे नोटिस आ गया, हाँ। तूने पेमेंट नहीं करी अब तक, पर अपील कर दी कि नहीं, नोटिस ऐसा- के अगेंस्ट अपील कर दी कि ऐसा हाँ, नहीं है, नहीं है, गलत वैसा नहीं है, या ऑर्डर आ गया उसकी अपील कर दी, ठीक है। तो अपील के टाइम पर तो वो टाइम रुक जाएगा ना, ठीक है, जब तक अपील चल रही है तब तक वो टाइम रुका रहेगा। टाइम रुका रहेगा। ये 2 महीने सॉरी 2 साल वाला टाइम भी रुका रहेगा जो हम बोल रहे थे, 2009 में 2 साल या 5 साल वाला टाइम भी रुका रहेगा, ठीक है, सब टाइम रुका रहेगा क्योंकि वो टाइम पे इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर है, दें उसको। ठीक है। तो तुम्हारा ये देख लो, एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे वेयर सर्विस ऑफ नोटिस और इशुएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल, द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल एक्सक्लूडेड इन दी कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड एज इन दिस ईयर, दिस यानी कि या 2 साल 9 महीने या तो 4 साल 6 महीने, वो दोनों में तुम्हारा स्टे हो जाएगा। In if charges of fraud is not sustainable, then appellate authority or court convert it in normal cases, यानी कि पिछले वाला अदर देन फ्रॉड वाला। if charges of fraud is not sustainable, मतलब तुम पर फ्रॉड का केस लगा था पर वो कोर्ट ने मना कर दिया कि कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं है, फ्रॉड नहीं किया बंदे ने, तो वेर एनी appellate authority or appellate tribunal or court concludes that the notice issued is not sustainable for the reason that the charges of fraud and willful misstatement or suppression of fact to evade etc or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person deeming as if notice were 73(1). पॉइंट समझ में? 74 फ्रॉड का सेक्शन था, 73 बिना फ्रॉड का सेक्शन था, तो अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि तुमने फ्रॉड नहीं किया तो डिसीजन 73 के हिसाब से लिया जाएगा, सिंपल। अगला, ऑर्डर ऑन डायरेक्शन ऑफ कोर्ट टू बी इशूड विद इन 2 years where any order is required to be issued in pursuance of the directions of the appellate tribunal or civil authority or tribunal, at such order shall be issued within 2 years of the date of communication of the said direction। मतलब क्या हुआ? एपिलेट वाले 2 साल के अंदर ऑर्डर देंगे, एपिलेट वाले या कौन सा? डायरेक्शन नहीं, आपको ही ऑर्डर लेना है पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने तुम्हें गाइड किया कि क्या करना है। एपलेट ट्रिब्यूनल सच ऑर्डर शैल वेयर एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द एपलेट अच्छा ट्रिब्यूनल, ठीक है। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? कौन सा? बातचीत। अरे नहीं, कौन सा? हाँ, कम्युनिकेशन सेट डायरेक्शन। एपलेट ट्रिब्यूनल ने बोला, जैसे ये ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, एपलेट ट्रिब्यूनल ने बोला उसने फ्रॉड नहीं किया है, तो एपलेट ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर की कम्युनिकेशन तुम्हें देगा कि इसने फ्रॉड नहीं किया है, तो इस पर अब चेंज करके ऑर्डर पास करो। इसको ऐसे मान लो जैसे इसने फ्रॉड नहीं किया और नया ऑर्डर पास करो, वो नया ऑर्डर 2 साल के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जानते पता सबको ये चीज़ मिलती है। एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग, जानते पता नहीं होती है। क्या पता है सबको? प्रॉपर एग्जाम ऑफिसर कर दिया, खत्म, अगली डेट दे दी। if sufficient cause person has will grant time to be set person to adjourn the hearing, बढ़िया, reasons recorded in writing। Speaking order is the proper officer, the proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर ऑफिसर जो भी डिसीजन लेगा उसके सारे के सारे रीजंस देगा, उसको स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट है? डिमांड ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस नोटिस। मतलब क्या हुआ? हाँ पीछे सही जो जी। ऑर्डर नोटिस कराया एक्स्ट्रा तो डिमांड द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स और अदर देन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको नोटिस भेजा था इतना इतना पेमेंट करने का, और डिमांड जब आया कि ऑर्डर पास किया कि इतना पेमेंट करो, तो तो डिमांड में ज़्यादा। ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, वो नहीं हाँ चलेगा। जी। नोटिस और डिमांड के पैसे सेम होने हाँ चाहिए, जी। ठीक है। यहाँ तक 8, 9, 10, 11, 12, 13 काट दे। कैसे काटते? 8 से शुरू करके 13 तक, कौन से? जल्दी ले आओ। ठीक है। सेक्शन अब 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, तुमने टैक्स किसी का डिडक्ट किया है पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट पेड, राइट। सो इन दोस केसेस क्या हमने बोला, फर्स्ट पॉइंट का जो 1, 2, 3 नीचे से फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है ना, ऊपर से भी सारे हो गया? काट दे। कितने? 8 से 13। चलो अच्छा। every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act and has not paid the said amount to the government
shall forthwith pay the said amount to the government, irrespective of whether the supplies in respect of which amount has been collected or secreted or collected or not. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने एक बार किसी से बंदे के जेब से टैक्स ले लिया है, काट दिया ना उसका टैक्स, अब एक बार अगर वो हो गया, किसने किया? मैंने नहीं किया कुछ नहीं। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? केस कर दूंगा। तो आपने एक बार अगर टैक्स किसी का डिडक्ट किया है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली, जैसे टैक्स कलेक्ट किया वैसे साथ साथ पेमेंट कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक। अगला, वेयर एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 एंड व्हिच हैज नॉट बीन सो पेड, अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट but not paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount or specified notice should not be paid by the government to him by the government, और दूसरा By him to the government. हाँ वही, मतलब वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं पे करेगा, ठीक है, यही ना। और why a penalty equivalent to the amount specified should not be imposed. सिमिलर आ रहे हैं सारे। अब यहाँ पर गलतियाँ क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं सबकी ना, बस गलतियाँ बदल रही, अंदर कंटेंट सेम है। पहले हमने अच्छा TDS भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कहीं पर भी, बस टैक्स टैक्स मतलब किसी और बंदे ने सामने वाले से टैक्स ले लिया लेकिन वो भरा नहीं है सरकार को, वो चीज़ है क्या? TDS क्यों नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में TDS नहीं। मैंने तेरे को कोई पेमेंट करी है तो मैं तेरे को टैक्स के साथ पेमेंट करूँगी ना, तो तूने मेरा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, वही वो GST वाला भी टैक्स हो गया ना यहाँ पर। इफ आई मेड अ पेमेंट टू यू एंड बात तो एक ही नहीं, पीछे वाला हो गया एक तरीके से। ये किसी और की जिम्मेदारी थी ना, किसी और का तुमने पैसा काटा और अपनी जेब में रख दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो वो भी एक गलती है। एक जगह पर तुमने खुद ही पेमेंट नहीं करी, वो भी गलती है। एक जगह पर तुमने गलती से गलती कर दी, वो भी गलती है। तो ये सारे तरीके से मेन टॉपिक तो GST है, पीछे भी GST था वो मेरे हिसाब से। सभी GST है, हाँ। अरे वैसे ही बोल रहा हूँ। नहीं गलत भी है जो हमने पढ़ा था उसके अलावा, हाँ, GST था वो। फ्रॉडलेंट था। हाँ उसमें भी GST, तो उसकी इनपुट की बात हो रही थी। हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ GST का ही हुआ ना वो भी, हाँ। तो क्या मतलब? भूल गया। टॉपिक ही इसको क्या सारी टॉपिक चाहिए। अब तो चाहिए। वो पहन के मार देगा तो जाने चाहिए। डिमांड ऑर्डर, चलो चलो पढ़ो फटाफट से। Demand order, the proper officer shall, after considering the representations if any made by the person on whom the notice is served, determine the amount due of such person and thereupon बोल देगा उसको पे कर दे। Demand order is demanding you to pay the sum of amount of whichever you is liable to, ठीक है, बढ़िया। इंटरेस्ट पेमेंट तुम कर दोगे as per section 50। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तुम्हें मिल जाएगी। 50 कौन सा लगा? इंटरेस्ट का सेक्शन है। छोड़। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ओके मैम, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। यहाँ पर 1 साल है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पीरियड ऑफ नोटिस स्टे, का पीरियड नहीं दे रखा है यहाँ पर, है ना? लिखा तो है बनी है। हाँ नोटिस का नहीं दे रखा है। सेवेंथ पीरियड ऑफ स्टे एक्सक्लूडेड मस्ट बी वो स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब रीजंस के साथ ऑर्डर दोगे। 8 तक ही है ना, 9, 10, 11 काट दो। सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड और पेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कर दिया किसी का टैक्स किसी की जेब से और अब गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, यूटी टैक्स, जो भी आपने कोई पेमेंट करी है ऑन अ ट्रांजैक्शन, वो इंट्रा हो या इंटर हो, which shall be subsequently held as inter whatever, shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner subject to such conditions as may prescribed। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो आपको रिफंड आ जाएगा, बट आपको ऑफ कोर्स सारा कुछ डिटेल्स वो ITC क्लेम देता है, शायद रिफंड तो नहीं देते। आप नहीं बताया। नहीं, डिपेंड करता है। ITC का क्लेम ITC एक्स्ट्रा दे देंगे वो भी अलग होता है, पर रिफंड भी दे देते हैं। तुम्हारे पास एग्जाम सप्लाई से तो क्या करोगे ITC का? और लास्ट में वो तो पढ़ा था कि रिफंड कभी-कभी ज़्यादा दे देती है गवर्नमेंट, फिर उसमें इंटरेस्ट लगेगा। हाँ। वो ITC की बात है, मतलब इसी की बात है। वो इनकम टैक्स की थी भाई। डायरेक्ट में पढ़ा था उसमें। The registered person who has paid integrated tax on transaction considered by him to be an interstate supply
जो सब्सिक्वेंटली इंट्रा बन जाती है, shall not be required to pay any interest on the amount of central state tax as the case may be whatever. अब अंडरस्टैंड ना यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपने कोई सप्लाई को इंटर मान के टैक्स पे कर दिया पर वो इंट्रा थी, आपने किसी सप्लाई को इंट्रा मान के टैक्स पे कर दिया पर वो इंटर थी, तो बस आपस में वो लोग बांट लेंगे। अगर तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर आपने इंटर मानना था, देखो ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड बाय हिम टू बी एन इंट्रा बट इट हैड टू बी अ इंटर, फर्स्ट वाला डब्बा, कौन सा वाला? फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 77 फर्स्ट पॉइंट, अच्छा सेकंड थर्ड लाइन में दिया हुआ है ट्रांजैक्शन जो इंट्रा हैड टू बी कंसिडर्ड बाय हिम एज इंट्रा बट हैड टू बी इंटर थी, द अमाउंट शैल बी रिफंडेड the amount of taxes so paid in such manner subject to such conditions as may be prescribed. जो भी आपका पैसा आपने दिया हुआ है वो वापस आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? नीचे जो है ना, नीचे उन्होंने बोला कि आपने पेमेंट अलग अलग कर दी, तो यहाँ पर आपको बोला सब्सिक्वेंटली है तो भी इंट्रा shall not be required to pay interest on this amount of central state or state tax or as the case may be the central statement that is on the tax payable. आपने अगर इंट्रा समझ के इंटर का पेमेंट कर दिया, IGST पेमेंट कर दिया, तो कोई बात नहीं ना, वो तो इवेंचुअली वैसे भी बाइफरकेट ही होता है, उन्होंने जाने दिया। बताओ कुछ डाउट है कहीं पर? अगला इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, एनी अमाउंट पेबल बाय अ पर्सन इन पर्सन्स ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर फेलिंग व्हिच रिकवरी प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड। आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं, आप पर ऑर्डर आ गया और आपने अगर पेमेंट नहीं करी है तो 3 महीने बाद आप पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। पिछले ये सालों का अगर नहीं ये और ये वाला मतलब अगर फ्रॉड वाले में किए ऑर्डर किया, ये सब जो भी हमने अब तक बातें की वो सब इंटरेस्ट की बातें थी, है ना, सॉरी नोटिस की बातें थी, शोकॉज नोटिस का टाइम दिया था, ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आपने अगर 3 महीने तक पेमेंट नहीं करी है तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट दिया होगा, आपको पे करना पड़ेगा। उसके भी आपने 3 महीने तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका रिकवरी अब शुरू कर देंगे प्रोसीजर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रोवाइजर कार्ड हाँ जी, तो बस कुछ है भी नहीं, पढ़ लो से कि अगर आपको कोई ऑर्डर आया है 3 महीने तक पेमेंट नहीं करते हो तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स, प्रोवाइड दैट व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्स द एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ही मे फॉर रीजंस इन राइटिंग रिक्वायर द टैक्सेबल पर्सन टू मेक सच पेमेंट विद इन सच पीरियड लेस देन द पीरियड ऑफ 3 months, चाहे तो जल्दी भी मंगवा लेगा। ठीक है, हमें 3 मंथ चाहिए नहीं, बाद में जाके 2-3 साल हो जाएंगे। ठीक है, इसी पीछे हो रहा था। नहीं आ रहा है समझ? When any amount payable by a person to the government under any of the provisions of this act or the